मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ है ल्यूमिनियस पर्सनालिटी रूपाली बजाज जी। शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अ हीलर। शी इज द फाउंडर ऑफ मंडाला ऑफ लाइट्स एंड डायमेंशन 4, जो उनकी एक इवेंट कंपनी है जो दुबई में है। तो हमारे से जुड़ने के लिए रूपाली बजाज जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। वेलकम ऑन द गोल्डन ग्लोरियल स्टोरीज। थैंक यू सो मच सोनिका जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है टू बी हियर, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ and to connect to all the people that I would love to connect to and be a contribution to whoever I can be in each and every way. Thank you. इट्स माय ऑनर मैम कि आज आप हमारे साथ जुड़े हो और जितनी पावरफुल आपकी स्टोरी है, जितने पावरफुल तरीके से आपने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, आई थिंक उसको सबको सुनना चाहिए। और कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, शी इज अ प्रोफेशनल ऑफ एक्सेस बार्स, मेटाफर थेरेपिस्ट with the mastery of over 15 different modalities। तो बहुत मजा आने वाला है आज की कन्वर्सेशन में। ओके, तो मैम आपके बचपन से शुरू करते हैं। हाउ वाज योर चाइल्डहुड और आप कहाँ पे पली बड़ी, किस तरीके की यादें हैं अपने बचपन को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे मेरे बचपन की में दो बहुत एसेंशियल पार्ट्स रहे हैं। एक थी मेरी दिल्ली की यादें, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी हुई दिल्ली में, और जी एक है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे नानकों का घर जम्मू में, क्योंकि मेरे जी जो सबसे खुशहाल प्रेम भरी जो यादें थी वो मेरे नानकों की थी। तो जी ये दो जगहों के बीच में एकदम अलग और वेरिड एक्सपीरियंसेस मेरे रहते थे, पर मुझे बहुत अच्छे से उनकी इम्प्रेशंस याद हैं, क्योंकि जी जब मैं छोटी थी और जब मेरा बचपन दिल्ली में था, तो उस वक्त में मेरे को अच्छे से याद है, मेरे फादर को कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे और मेरी मदर बहुत यंग थी, मतलब वो सिर्फ 18 थी जब मैं पैदा हुई। तो शी वॉज अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ अ वुमन, और मुझे उसके एनर्जेटिक इंप्रेशन अच्छे से याद हैं। और हमेशा मैं, ये भी मुझे अच्छे से याद है, मैं हमेशा अपने मम्मी के पीछे पीछे चलती रहती थी, यही सोचती रहती थी कि हाउ कैन आई मेक हर मोर पावरफुल, हाउ कैन आई मेक हर मोर हैप्पी, एंड हाउ कैन आई क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट इन द हाउस। तो इतनी ओके। छोटी उम्र में ये सारी चीजों के भाव मेरे अंदर थे, और मुझे इनको आज समझने में और इन्हें याद करने में मालूम चलता है कि मेरी जर्नी कितनी जल्दी लाइफ में 2 साल की उम्र से मेरी जर्नी कॉन्शियसनेस की तरफ शुरू हो गई। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपको बचपन से लगता था कि आप कैसे अपनी माँ को पावरफुल बना सकती हैं, तो ऐसा क्यों लगता था? ऐसा क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही अपनी माँ को लेके कि आपको लगा कि यस, आपको उनके साथ उनकी पावर बन के खड़े होना है? जी यस, एक्चुअली कई छोटे बच्चों के साथ में ये भाव होता है। मेरे खुद के बच्चों के साथ में भी ये भाव हुआ कि हमें हमेशा लगता है कि अ, हम अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ मालूम है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बच्चों को बहुत छोटा सा समझते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जी बच्चे एक पूरी सोल आती है, वो धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी अवेयर। तो मैं उस वक्त में बहुत अवेयर थी कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत नर्वस फील करती हैं, वो हमेशा टेंस्ड रहती हैं, वो दूसरों की सारी परेशानियों को खुद पे ले लेती हैं, और उन्हें उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुई तो मैं पैदा ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हुई, और एक अलग सी ओके। पावर के साथ में पैदा हुई थी। और आज मुझे समझ में आता है कि मैंने ऐसी माँ को क्यों चुना, क्योंकि वही माँ आज मुझे हर रूप में और हर जगह दिखती है, वेयर माई डीप डिजायर इज ऑलवेज हाउ कैन आई बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर ईच एंड एवरी वुमन। ओके, तो अगर रूपाली बजाज को, बजाज अगर निकाल दिया जाए, अगर खाली रूपाली जो हमारा एक कोर होता है, जो हमारी एक सोल है जिसको बस हम पहचानते हैं, तो हु इज रूपाली एक्चुअली? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो कि रूपाली का कोर बहुत क्या है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई एम अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप, हु नेवर गिव्स इन, एंड हु नेवर क्विट्स। अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, की एजुकेशन कहाँ से ली और कॉलेज टाइम तो कैसा रहा, उसकी सबसे उसके पहले बारे में। मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, मेरे फादर इन लॉ भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ही प्रोफेसर थे, एंड
वी वर टोटली इनटू एकेडमिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और बहुत ज्यादा हमारी फैमिली के अंदर एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। मैंने अपनी एजुकेशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इन इंडिया। जी। एंड उसके बाद में मैंने इंटर्नशिप की, एडवर्टाइजिंग की, 1 साल का पूरा कोर्स किया। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस हुई और लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से मैं अपने प्रोफेशन को चेंज करती रही। जैसे कि मैंने स्कूल टीचिंग शुरू की जब मेरे बच्चे छोटे थे, बिकॉज उनके साथ में भी मैं वक्त बिताना चाहती थी। तो मैं हर एक चीज अपनी लाइफ में हमेशा मॉड्यूलेट करती रही इस हिसाब से कि पूरी फैमिली को मैं लेके चल सकूं। तो फिर मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन की, बीएड की, ताकि मैं एक अच्छी स्कूल टीचर बन सकूं। फिर जैसे जैसे मैंने आगे प्रोग्रेस किया तो मेरे को ये लगा कि मुझे अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो फिर मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया 1 साल का मणिपाल से, टू सपोर्ट हिम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो सो दैट I can also get projects on interior designing, because I've always had fascination for beauty, aesthetics. It's a part of who I am. If you ever look at me or my house, it has a certain way in which I bring forth my own expression. So that is what I am, the expression of beauty, dignity, poise, balance. That is how I define anything in my life, actually. Okay, you evolved with time, like you starting with the advertising, then आपने टीचिंग किया, उसके बाद अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की, उसके बाद ये हीलिंग वाला जर्नी कैसे आया? लाइक उसके आप बाद हीलर जर्नी कैसे बन गए? बिल्कुल चेंज ही हो गई। यस, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली जहां तक मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया तब तक मैं अपनी जिंदगी इस दुनिया के हिसाब से चल रही कि भाई मुझे पढ़ना है, लिखना है, फिर मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, फिर मुझे अपने चिल्ड्रन को सपोर्ट करना है, साथ में मुझे कुछ थोड़ा सा करियर भी चाहिए था, बिकॉज दैट इज माई ह्यूमन ग्रोथ। तो ये सब कुछ मैं करती रही, लेकिन करते 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 धीरे धीरे मेरी ड्रीम्स एक तरह से शैटर होने लग गई। अब इसका क्या मतलब होता है कि ड्रीम्स चैटर होने लग गए? इसका मतलब ये है कि हम एक ख्वाब लेके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा एक ख्वाब था कि मेरे एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली हो, मेरा एक ख्वाब था कि मेरे बच्चे इस तरह से हों। इन ख्वाबों के साथ में मैं आगे चलती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम मैं आगे रख रही थी तो एक कदम मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये मेरे ख्वाब ये नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप ने मुझे ख्वाब दिए हैं, ये तो इस दुनिया ने मुझे ख्वाब दिए हैं। तो मेरे ख्वाब क्या हैं? तो वो ख्वाब मेरे क्या है, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या इस घर को देखने के लिए बनी हूं या इससे बड़ा है मेरा अस्तित्व? तो ये सब सवाल उठने लगे, और धीरे धीरे करके इन सवालों ने मुझे हीलिंग प्रोफेशन की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कोई भी हीलिंग पोटेंशियल है या कुछ भी इस तरह का है। बट इट वॉज sheer curiosity to know who I am basically. ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे, उनके सवाल के जवाब आप ढूंढ रही थी, तो क्या ये क्वेश्चन आपके शादी के बाद आना शुरू हुए या पहले से ही कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता था इस टाइप का कुछ के नहीं, कुछ तो है जो मिसिंग है जिसको ढूंढना है? हमेशा 2 साल की उम्र से मेरे दिमाग में यही रहता था कि लोग खुश क्यों नहीं रह सकते। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो कोई हमेशा खुश रहने वाला जो बंदा है ना, जिसका अस्तित्व ही खुशी है, वो मैं हूं। अगर कोई कहे कि पॉजिटिविटी का भरमार कौन है, तो वो मैं बेशर्मी से बोल सकती हूँ कि वो मैं हूं। क्योंकि मुझे मालूम, अब तो मालूम भी चल गया है, पहले तो मालूम भी नहीं था कि ये मेरे अंदर कैपेसिटी, ये गुण है गॉड ने मुझे दिया है। अब तो मालूम है कि लोग मेरे साथ में बात करने के बाद बोलते हैं बहुत मजा आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड दैट आई हैव। सो ये पॉजिटिविटी जो थी, ये मैं औरों को देना चाह रही थी, इसलिए मैं परेशान रही। और ये चीज मैं हमेशा अपने सुनने वालों को बोलूंगी कि आप दूसरों को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, अगर आप सच्ची में दिल से दूसरों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो वो पॉजिटिविटी का सोर्स आप अपने अंदर ढूंढें। इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम यू टू अदर्स। बाहर कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप सबकी पॉइंट्स ऑफ व्यू उठा लेंगे और आप कहीं खो जाएंगे इस संसार के अंदर।
सो मेरे साथ में यही हुआ। जैसे जैसे मैं शादी में आगे बढ़ रही थी और बच्चों के साथ बढ़ रही थी, मेरी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही थी, क्योंकि मैं हमेशा यही क्वेश्चन में रह रही थी, इन्हें कैसे खुश करूं, उसे कैसे खुश करूं, मम्मी को कैसे खुश करूं, संसार को कैसे खुश करूं। और खो जाती थी मेरी पॉजिटिविटी थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही थी कि हाउ टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड जॉयफुल इन लाइफ। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट द हैप्पीनेस मीन्स टू यू, लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे चोर है, वो चोरी करता है तो उसको तो उसमें भी हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि उसको अपना काम अच्छा लगता है। क्रिमिनल है कोई, वो कहीं पे मर्डर करता है तो उसके लिए वो एक चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहती है। तो आप कौन सी हैप्पीनेस की बात यहाँ पे करना चाहती है, कौन सा मैसेज वो आप डिलीवर करना चाहती है जो आई थिंक मैं नहीं समझ पा रही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज उस पर थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें कि कौन सी हैप्पीनेस और कौन सी पॉजिटिविटी जो आप ढूंढ रहे थे, जिसकी तलाश आपको थी और जिससे आपको लगता था कि आप सबको देना चाहती। जी। ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। जो चोर जब जब चोरी करता है और उसको हैप्पीनेस मिलती है, उसकी हैप्पीनेस सिर्फ उतनी, उसकी जिंदगी का नजरिया देखने का बस इतना ही रह जाता है। हर बार उसको चोरी करनी पड़ती है और वो हैप्पी फील करता है। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर एक शराबी शराब पीता है, उसको हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन उसको हमेशा ही शराब चाहिए हैप्पी रहने के लिए, और वो हैप्पी नहीं होता है। इट इज अ कंडीशनिंग दैट ही क्रिएट्स अ न्यूरो पाथवे कि इसी से ही मेरा अस्तित्व है। तो मेरे लिए मेरा अस्तित्व हैप्पीनेस का क्या है? अगर सच आज के दिन में मुझसे पूछें, जो कि मैंने अपनी लाइफ के इतने नजरिए, इतनी चीजें, इतने कोर्सेज में ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या है, कि हर आउटसाइड की कोई भी सिचुएशन आए, आउटसाइड की कोई भी समस्या आए, आउटसाइड का कोई भी चैलेंज आए आपके सामने, आपके अंदर की जो खुशी है, जो स्टिलनेस है, जो जॉय है, वो कभी भी डिप्लीट नहीं हो। तो यही मेरी खोज थी। पहले जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में थी, तो मैं उन्हें जब खुश करने की कोशिश करती थी, तो उनको खुश करते करते मैं उन्हीं की स्टोरी में उलझ जाती थी, और राइट एंड रॉन्ग के अंदर उलझ जाती थी कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड को थोड़ा अच्छा लगता है शाम को अल्कोहल पीना, तो मेरे को लगता था कि नहीं, उनको ये नहीं पिलाना है। ये आज गलत मैं है इस जी। स्थिति में हूँ कि मेरे आसपास कोई शराब पी रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई परेशान है, सबसे पहले मैं अपनी स्टिलनेस में रहती हूँ, मेरी खुशी नहीं छिनती। और इसी खुशी से मैं, इसी भाव से कि वो बंदा मुझसे अलग नहीं है, या वो गलत नहीं है, वो ऊंचा नहीं है, वो नीचा नहीं है, उस भाव से मैं जब उस बंदे के साथ में, विदाउट जजमेंट, इन टोटल अलाउंस, व्हेन आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और पीपल, then I am able to contribute through my stillness, through my field of consciousness, and be inclusive rather than being exclusive. ब्यूटीफुल। तो ये स्टिलनेस आई कैसे, व्हाट यू डिड फॉर दैट, क्या आपको एफर्ट करना पड़ा या फिर कैसे कैसे अपने आप को बैलेंस किया अपनी इमोशंस को कि नहीं मुझे अफेक्ट नहीं होना है। इससे आई थिंक बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कोई दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी Yes. आर ह्यूमंस और ये अफेक्ट करती हैं Yes. चीजें। तो Yes. अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, आपसे आपका एक्सपीरियंस जरूर जानना चाहिए। जी मैम। अपने आप को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपने आप को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। आपको लगता है कितना आसान है, मैं कौन हूं? इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। मैं कौन हूं, हु एम आई, जो कि रमना महर्षि ने सवाल दिया था सबको, टू फाइंड एनलाइटनमेंट, हु एम आई का मतलब क्या है? इट्स सो प्रोफाउंड। अगर आप सच्ची में समझना चाहेंगे, इट इज actually to unlearn everything that you have learned, so that you can truly find who you truly are, that pure divine essence within you. और उसको वहां तक पहुंचने के लिए, तभी तो कह रही हूँ, नेवर गिव अप, नेवर गिव इन, नेवर क्विट। वेव के जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक कोर्स कभी दूसरा कोर्स, कभी बैठी हूँ घंटों घंटों में अपने एक एक थॉट, फीलिंग, इमोशन के साथ में बैठी हुई हूँ, उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से सीखा है। और हम एक्सेस कॉन्शियसनेस में एक टूल देते हैं, हु डज इट बिलोंग टू। तो करते करते मुझे ये समझ में आने लगा कि एक एक थॉट,
एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन मैंने सब इस संसार में कहीं ना कहीं से सीखी। और इसी को हम बोलते हैं माया का जाल। क्योंकि हम एक्चुअली में हमारी हर चीज जो हम बोलते हैं कि हम हैं, वो एक कंडीशनिंग है, हमारा बिलीफ। अगर हम सारे बिलीफ को हटा देते हैं धीरे 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 करके, जैसे ही हम परत बाय परत अपने सारे बिलीफ को रिलीज कर देते हैं, तो माइंड बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक हो जाता है, जैसे एकदम शांत प्रेम का सागर ऐसा बन जाता है। क्योंकि आपके बिलीफ्स हैं जो आपको दूसरे से सेपरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अल्कोहलिज्म की बात करती हूँ, मेन लाइक टू ड्रिंक फॉर एग्जांपल, तो एक औरत के ऊपर ये बिलीफ है कि उसको अपने हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को संभालना है, समझाना है। थोड़ी सी हम लोग जजमेंट लेते हैं उनकी तरफ के, ये लोग क्यों अच्छा नहीं सोच सकते अपने बारे में, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस। जैसे ही हम किसी इंसान को जज करते हैं, that person has no other choice but he will continue doing whatever that person is doing, because they must prove they have the power and right over their lives. So we are intruding and forcing people to change. But what I do now is I become a question of change, I become a motivation of change, I become a power of change, with total allowance and total love, with total respect कि आपने, ये आपकी सोल ने ये एक्सपीरियंस चूज किया है। ये चीज अगर इंसान को समझ आ जाएगी, तो ये जो हमारी सेपरेशन है वो हट जाएगी। कि हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक इंडिविजुअल सोल है, एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करने के लिए आया है, उनको एक्सपीरियंस करने दो। यू बी द सोर्स ऑफ लव, अलाउंस एंड प्रेजेंस फॉर दैट पर्सन, कि वो आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर ही उन्हें लगे कि वाह, शायद मैं छोड़ सकता हूं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू द एनर्जी ट्रांसफरेंस is the ultimate divinity that we all can find within ourselves. ओके, तो क्या ये सच है मैम कि आपके जो ये क्वेश्चन थे, आपने जो ये फाइंड किया है अपने लिए कि हु आई एम, तो इसको सर्च करने में आपको 3 साल लगे और आप एक 3 साल की तपस्या पे सबसे एकदम अलग होके अपने आप को आपने डिस्कवर किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये एक बड़ा ही अनूठा एक्सपीरियंस है। और बीइंग अ लेडी बहुत मुश्किल है कोई भी डिसीजन लेना लाइफ में, जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं। हम एक टाइम का खाना बनाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो 3 साल तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों बच्चों से अलग रहना, या फिर हस्बैंड से अलग रहना, या फैमिली से अलग होकर अपने आप को डिस्कवर करना। क्वेश्चन सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं कि हम अपने आप को ढूंढे या फिर अपने लिए करियर बनाए, या जो कुछ भी हम अपने लिए कर सकते हैं। तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, क्या कभी सेल्फ डाउट आया? क्योंकि 3 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। बीच में ये लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मतलब कहाँ पे मुझे ये रास्ता लेके जाएगा? और 3 साल जब कंप्लीट हुए, उसके बाद जो आपने फाइंड किया, ये तीनों आपसे पहलू मैं पूछना चाहती हूँ जी। Thank you so much for asking that question. Before these 3 years, I was very much into the healing profession. जब मैंने सारी चीजें सीख ली, तो मुझे लगा कि अब मुझे सब लोगों के साथ में अपनी नॉलेज शेयर करनी है। तो करते करते आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल, एंड सक्सेस के साथ साथ में मैं आगे बढ़ रही थी, जैसे कि आजकल सब लोग हैं उसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर भी लग रहा था कि इसके भी बियॉन्ड कुछ चीज है, कि मैं सक्सेस ढूंढ रही थी, मुझे सक्सेस मिलना शुरू हो गया, लेकिन मैं उससे भी डीप कुछ ढूंढ रही थी। तो एक बहुत सटल तरह की, क्योंकि मैं अपनी हर एक चीज को बहुत अच्छे से हर वक्त में डिटेक्टिव के जैसे अपने ही पीछे पड़े रहती, अपना एक एक भाव, एक एक थॉट मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे एक तरह की एरोगेंस दिखनी शुरू हो गई अपने अंदर, एक तरह का बहुत हल्का सा ही, एक तरह का घमंड। वो घमंड ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, और मुझे वो चीज अपने अंदर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तरह से सेपरेशन होनी शुरू हो गई। क्योंकि फिर क्या होता है, एक ऐसे स्टेज पे हीलर पहुंच जाता है, वो हर एक हीलर के साथ में होता है, उसको सबकी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होता है। वो एक बहुत ही डेंजरस स्टेज है लाइफ में, जब आप सबके बारे में सब कुछ जानना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि जब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कितने लोग आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, आपके अपने हर वक्त झूठ बोल रहे हैं, तरह तरह की चीजें उनके बारे में आपको मालूम चलने शुरू हो जाती हैं, तो एक तरह का गुस्सा आता है और एक तरह की एरोगेंस आती है कि आई नो दैट यू आर लाइंग एंड आई विल टेल यू, या मैं आपको सिखाती हूँ। उस तरह की, इतने वर्ड्स में नहीं लेकिन एनर्जी मेरे अंदर आ रही थी, द नीड टू, in some way there was a separation that, I know that you're always lying to me. That arrogance and separation was there, and that I wanted to prove to people that I know everything. वो जो घमंड है उसको तोड़ना मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल जर्नी, सबसे मुश्किल काम है एक हीलर की जर्नी में। जितने भी पावरफुल सक्सेसफुल हीलर हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें ये घमंड आ जाता है दैट आई नो का And घमंड तोड़ना बहुत। I must appreciate this dare जो आपने लिया है, क्योंकि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा दूसरों के सामने रख देते हैं कि आई एम सुपर पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम जेन्युइन पर्सन, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, बट आप पहली पर्सनालिटी मुझे मिले हो जिसने अपनी नेगेटिव थिंक को भी इतने डेयर के साथ एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो घमंड आ गया था। तो ये हाँ, बहुत अप्रिशिएबल है जी। तो हमें अपनी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को जब हम पार कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? प्रेम। तब असली प्रेम उभर के आना शुरू होता है। और वो प्रेम का अनुभव जब तक हम अनुभव नहीं करते, हम उसको कभी समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आपने, जैसे कभी मैं आपको बोलूं कि आपने अगर चीनी नहीं टेस्ट किया, आपको बोलूं कि शुगर का टेस्ट ऐसा होता है वैसा होता है, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आप उसको नहीं समझ सकते। इसलिए एक इशारा हो जाता है, सिर्फ एक ही तरह से पता चलता है कि आप अब सही रास्ते पे चल रहे हैं, जब आपके आसपास का एनवायरमेंट बिना कुछ कहे चेंज होना शुरू हो जाता है। पीपल लाइक योर कंपनी, दे जस्ट डोंट नो व्हाई दे लाइक यू, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग, यू बिकम मोर सिंपल। बहुत सिंपल बन जाता है इंसान, अंदर से सिंपल हो जाता है, बाहर से जो मर्जी दिखाओ, बड़ी सिंपलिसिटी आ जाती है। तो इन 3 सालों में मैंने अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, सबसे छोड़कर मैं यहाँ पे आई। बहुत ज्यादा मुझे सब लोगों ने रोकने की कोशिश की, एंड इट इज नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, बिकॉज एक इंसान है जो कि एक फैमिली का हिस्सा है, सडनली वो सबको डर होता है ये सन्यास ले लेगी, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म ले लेगी, कहाँ जा रही है, या घर पे अकेली रहेगी, कोई इसके जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है। एंड मेरे को इतना तब इंडिया में रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं सारी लाइफ दुबई में ही रही हूँ। तो जी। यहाँ के लोगों को भी मालूम चल गया, उन्हें भी, मैंने जो एक दो जने मिले, मैंने उन्हें बोला कि मैं यहाँ पे इसी अपने घर के अंदर ही मोस्टली रहना चाहती हूँ, मैं बाहर भी नहीं चाहती थी। और ऐसा लक था, ऐसा टाइम भी था कि वो कोविड का पीरियड था, जब सब लोगों ने एक तरह का फोर्स संन्यास अपने लाइफ में लिया था, इन अ वे आई कैन से दैट। तो उन 3 सालों में मैंने अपने सारे, अपने अंदर के जितने भी फियर थे, और मुझे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़े बड़े फियर्स जो होते हैं वो हमारे ज्यादातर फैमिली मेंबर से रिलेटेड होते हैं। आई विल नॉट बिलोंग, मेरे पास अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी, या अगर मेरी फैमिली मुझे हेट करने लग जाएगी तो मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा, मेरे को परेशानी होगी तो मैं किसके पास सहारा लूंगी। इस तरह के फियर उभर के आते हैं। ये फियर रियल नहीं है, ये फियर सिर्फ आपको रोकते हैं आपके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये मैं दुनिया को मैसेज देना चाहूंगी, अपने फियर को सिग्निफिकेंट मत बनाओ, आगे बढ़ते रहो। एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है। तो ये जो फियर था ये मुझे रोक रहा था, सब लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं इतनी अलग हूं, मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो वो डर था और यही चीज मैं छुपा रही थी बचपन से। आई वॉज नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। फिर धीरे धीरे करके इन 3 सालों के अंदर मैंने अपने सारे फियर्स को फेस किया, और मुझे लगा कि पता नहीं जब मैं बाहर निकलूंगी कैसे लोग मुझसे बात करेंगे, मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, मेरी नेचर कैसे हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि मैंने, जब मैं 3 साल इस तपस्या में गई, सोचा था। बिल्कुल एक भी चीज वैसे नहीं हुई जो मैंने सोची थी। कि भाई, अच्छा, फिर एक और चीज कि भाई आपने इतना करियर बनाया, आप इतने नोन थे, अचानक से आप 3 साल बाद आपको इंटरनेट बिल्कुल चेंज हो गया। उस वक्त सिर्फ फेसबुक होता था,
पूरा इंस्टा आ गया, सोशल मीडिया आ गया, मुझे अभी तक नहीं आता है ये सब ठीक से, अभी भी मैं सीख रही हूँ, मुझे मालूम ही नहीं, दुनिया ही चेंज हो गई, जैसे सारी दुनिया चेंज हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और आई वॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, बिहाइंड टाइम। लेकिन ये सब हमारे माइंड के इल्यूजन है, कुछ पीछे नहीं छूटता है, कुछ आगे नहीं जाता है, कहीं कुछ भी नहीं है, हमें लगता है अरे हम छूट गए, हम अकेले रह गए, अब हमें कहाँ से करियर शुरू करूं। वो जो है वो तुम्हारे, अगर तुम, इफ यू बिलीव दैट द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, इट इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी वे। अपने आप रास्ते खुलेंगे। जो इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे चलेगा उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे खुल रहे हैं, बस खुलते जाएंगे खुलते जाएंगे। यू सरेंडर, जितना ज्यादा मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ उतना ज्यादा मेरे रास्ते खुल रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट सरेंडर। सरेंडर डज नॉट हैपन बाय फोर्सिंग योरसेल्फ टू सरेंडर। सरेंडर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स बाय नेचर, नेचुरली, अपने आप, क्योंकि तुम्हें इतना एंजॉय करने शुरू कर देते हो जिंदगी का जो प्रेम भाव है कि तुम रिलैक्स हो जाते हो और सरेंडर करना धीरे 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 करके सीख जाते हो। इट्स अ सेल्फ हैपनिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय द माइंड एवर। तो जैसे 3 साल की तपस्या की बात आपने करी, काफी सारे अनुभव हुए, लाइक फियर से जैसे शुरुआत हुई कि बहुत सारे फियर थे अपने आप को लेके कि जब मैं इस काम पे जाऊंगी, इस जर्नी पे जाऊंगी तो पता नहीं लोग बाद में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो सब ओवरकम हो गए। लेकिन जब एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, कहीं ना हम पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, तो वो बीच में जब आप थे उस जर्नी के, तब वो कैसा अनुभव था, कैसी वो एक फीलिंग थी? डर था, खुशी थी, शांति थी, वो कैसा अनुभव था? मैं उसके बारे में बताइए। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये एक मिथ है, ये मिथ मैं सबके लिए क्लियर करना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, एनलाइटनमेंट का मिथ। एनलाइटनमेंट, जैसे बुद्धा की स्टोरी बोलते हैं और वो उस पेड़ के नीचे बैठा उसको एनलाइटनमेंट मिल गई, ये सब झूठ है। Enlightenment is a slow and steady process. Day by day, you give up and unlearn everything you have learned, and slowly you become part of that light. अगर जैसे कि सुबह और रात के बीच का जो समय है, आप कब डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली? आप बोल सकते हैं कि ये ब्लैक था, ये व्हाइट हो गया, ये लाइट हो गया? नहीं, it's like dawn. It is like that. You slowly keep changing, keep surrendering, keep moving, और वो अपने आप धीरे धीरे होता है। लेकिन इस स्थिति में जब हम जाते हैं, फ्रॉम फियर टू लव, जब हम जर्नी लेते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद ये किसी ने आज तक कभी शेयर नहीं की होगी। सब लोग बोलते हैं कि हम फियर से लव की तरफ जाते हैं, ठीक है? ये भी एक झूठ है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जिस वक्त हम पैदा होते हैं, हम पैदा ही फियर में होते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब माँ की वूम से निकलता है तो वो डर में पैदा होता है कि मेरे को खाना कैसे मिलेगा। सर्वाइवल से, द फियर ऑफ सर्वाइवल इज द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ जर्नी। तो हम एक्चुअली बाहर 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 जाते हैं, हमेशा अपनी अपनी लाइफ को बाहर की तरफ हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है, हाउ टू क्रिएट दिस, हाउ टू बिकम दिस। एक्चुअली इट्स टोटली रिवर्स। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आती है लाइफ में जब आपको पता चल जाता है कि आपको वापस अपने बचपन और अपने पैदाइश तक आपको जाना पड़ेगा, उस फियर का सामना करना पड़ेगा। सो हमको वापस रिवर्स रिवर्स में जाना पड़ता है। टू गो टू लव, वी हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ फियर। माँ के गर्भ जूनी से निकलकर वापस जाना पड़ता है, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जाना पड़ता है। सो टू द वे टू लव is only through fear. You have to pass through that womb, through those memories, through those traumas, and you have to move out back into the pure divine state from where you came. तो फियर को सामना किए बिना कोई भी इंसान कभी भी एनलाइटेंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ मेरा मत आपसे थोड़ा सा अलग है। जैसा आपने कहा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह फियर के साथ पैदा होता है, लेकिन जितने भी संत महात्मा हुए हैं या जितने भी डिवाइन सोल्स हैं और जिनका ये मानना है, अभी तक आप जितने भी बड़े बड़े लोगों के बारे में देखेंगे वीडियोस या फिर उन्होंने जो भी लिखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि बच्चे ही
वो प्योर सोल होते हैं, ना जिनको किसी से हेट होता है, जो नेचुरल होते हैं बिल्कुल। उनको अगर एंगर आता है या फिर वो खुश रहना चाहते हैं या फिर वो किसी को मारना चाहते हैं, तो देयर इज नो फियर इन दो सोल्स। लाइक उनको जो करना है वो करते हैं। हम लोग उनको सिखाते हैं कि नहीं, इससे डरना चाहिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं हंसना, यहाँ पे नहीं रोना। तो ये सब चीजें हम उनको सिखाते हैं। लेकिन जब एक सोल, प्योर सोल दुनिया में आती है, तो वो सब प्योर होती है। तो इस पे आपका क्या मत है? जैसा आपने कहा कि जब पैदा होते हैं बच्चे, तो वो भी एक फियर के साथ पैदा होते हैं, तो ये कहाँ से आया? लाइक इसके ये पीछे का थॉट आप प्रोसेस देखिए, मैं जानना आपको चाहती बताती हूँ, हूँ। द क्लोजेस्ट टू डिविनिटी, बिकॉज आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो संत महात्मा लोग होते हैं, वो लोगों के पास में एक्चुअली लफ्ज नहीं होते हैं, बिकॉज ये चीज को हम लफ्जों में समझा ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस पे जितने भी हम तर्क वितर्क करें, उस वो अच्छे होते हैं, बिकॉज उससे अलग अलग जने को अलग अलग जवाब दिया जाता है, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग तरह की एनर्जीज के हिसाब से हम उस वक्त में ये चीजें बोलते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल सही है, गलत बात नहीं है कि द क्लोजेस्ट टू डिविनिटी। अब हम लोग, माँ की वूम में क्या हुआ वो हम लोगों को याद है कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं। तो हमें याद क्या है, मैक्सिमम क्या याद है हमें? अपना बचपन। अपना नहीं है तो हमारे आंखों को क्या दिखता है? एक छोटा बच्चा ही दिखता है। छोटे बच्चे की एनर्जी कैसे होती है? सबसे ज्यादा अगर हम प्रेम का भाव समझना चाहते हैं, द क्लोजेस्ट टू डिविनिटी इज अ स्मॉल बेबी लुकिंग एट यू फॉर नो एजेंडा, जस्ट स्माइलिंग बिकॉज द चाइल्ड वांट्स टू स्माइल। ठीक है। लेकिन फिर भी बिकॉज हम, हमारी एनिमल नेचर है हमारे अंदर, तो हमें खाना चाहिए ही है, हमें प्यार पानी चाहिए ही है, हमारा नापी हमें चेंज करना ही है, और हमें उसके लिए एक माँ की जरूरत है। माँ खुश हमें चाहिए ही है, क्योंकि वो खुश होगी तो ही वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर सकेगी। तो माँ और बच्चे का रिश्ता ही वहीं से शुरू होता है। द चाइल्ड वांट्स द मदर टू बी हैप्पी, बट ही हैज टू क्रॉस दैट ऑल्सो, फाइनली टू फाइंड दैट पार्ट ऑफ यू विच वॉज ऑलवेज हैप्पी इवन बिफोर बर्थ। सो ये बात गलत नहीं है कि छोटे बच्चे आर द क्लोजेस्ट टू डिविनिटी, और बच्चे जैसा है स्वरूप वैसा ही बड़े अगर बन जाएंगे तो दे विल बी फ्लेक्सिबल। उनको जो बोलना होगा वे बेशर्म के जैसे बोल देंगे। दे विल नॉट फॉलो योर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। They will be laughing, they will be playful, they will be full of energy, and they have so much flexibility. One of the reasons why it is because they do not judge. But adults learn how to discriminate and how to judge. अगर ये सुंदर नहीं है तो उसको जज किया जाएगा, अगर ये आदमी कमाता नहीं है तो उसको जज किया जाएगा, अगर ये रिलीजन के खिलाफ बोल दे तो उसको जज किया जाएगा, अगर वो कोई शराब पी रहा है तो उसको जज किया जाएगा। तो जजमेंट हमारी लाइफ में सेपरेशन क्रिएट करती है और हमारे इंप्रेशंस फॉर्म करती है कि ये सही है और ये गलत है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। जैसे कि एक दो बच्चे हैं, एक छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। और वो दो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर खेल रहे हैं और पर किसी भी वजह से उनकी माँ नहीं आती है लेने के लिए, उन्हें देर हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा है वो बहुत ही खुश हो रहा है, मम्मी नहीं आई मैं और खेल रहा हूँ, मजे आ गए। और एक बच्चा है वो रोते ही जा रहा है कि मेरी मम्मी क्यों नहीं आई, और वो रो रो के उसने अपने आप को बेहाल कर लिया। अब आप मुझे बताएं ना, हाउ डू यू डिसाइड कि उस माँ ने, वो भूल गई बच्चे को पिक करना, उसने गलत किया या सही किया? हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव? कोई भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम ये बात को समझ लें तो हम फ्री हैं इसी वक्त, एनलाइटेंड हैं, बिकॉज अ Sometimes नेगेटिव it depend on एक्सपीरियंस the इज। mood. हाँ जी। समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द मूड के हाँ, आज खेलने का मन है तो आज मम्मी नहीं आई तो अच्छा लग रहा है, और समटाइम लाइक आज घर जाने का मन है और घर पे खेलने का मन है तो मम्मी का वेट कर रहे हैं। तो वो तो ये रिएक्शन किसका है? वो बच्चे का है ना रिएक्शन, बच्चा ही डिसाइड कर रहा है ना। इसी तरह से हम अपनी लाइफ के बच्चे हैं। अब हमें रोना है तो रो लो, रो के फिर उठ जाओ। ऐसा तो नहीं है कि ये जर्नी में मैं रोई नहीं हूँ, पता नहीं कितना रोई होंगी मैं, क्योंकि इतनी इतनी मेमोरीज आती हैं। इतनी असली रोने की वजह क्या है अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी। हमारी जिंदगी में असली रोने की वजह है हमारा भ्रम,
कि ये मुझे प्यार करेगा बंदा, ये बंदा मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा, ये मुझे शेम नहीं करेगा, ये मुझे ऐसे नहीं करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ जुड़ी हुई है भ्रम की वजह से कि हम एक लविंग एनवायरनमेंट में है। कुछ ऐसा नहीं है माय फ्रेंड। आपके बाहर लव तभी आ सकता है जब आपके अंदर लव है, तो आप हर सिचुएशन में लविंग हो सकते हैं। नहीं तो हम कठपुतली हैं। आज किसी ने प्रेम से बात की तो खुश हैं, आज किसी ने गुस्से से बात की तो गुस्सा है, आज किसी ने हमारे को शेम कर दिया तो फिर हमको लगा कि हम गलत हैं। तो हम कठपुतली के जैसे हैं। इसलिए अपने अंदर जो हम स्थिरता लाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये दुनिया भी भ्रम में रह रही है। हु एम आई टू जज देम? So when that awareness comes, then there is no separation, because you understand कि वो बंदा जो शराब पी रहा है, अगर वो शराब नहीं पिएगा तो उसको इतना डर है उसके अंदर कि वो अपने डर से जूझ नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा। कोई ये सोचता है किसी के बारे में? नहीं, बस उसको लेबल करते रहते हैं कि ये कितना गंदा काम कर रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जब शिव से बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, शिव तत्व की बात करते हैं, तो शिव बोलता है हमेशा पार्वती को कि मेरे लिए सब एक बराबर हैं। इसीलिए वो सारे के सारे एलियन बीइंग, सारे के सारे जितने भी अलग अलग तरह के असुर हैं, he is the master of all because he has no discrimination and judgment, and that is true love. Total allowance for everything to exist. In consciousness, in access consciousness, we learned a term which I really love. It in consciousness includes everything and judges nothing, which means there is no separation. राइट, जजमेंट इज रॉन्ग, बिल्कुल। और इससे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ। ओके मैम, तो मंडाला ऑफ लाइट्स की शुरुआत कब और कैसे करी आपने? तो फिर मुझे समझ में आया कि ये हमारी बॉडी ही एक मंडाला है एक्चुअली, और इसी के अंदर ही लाइट रिसाइड करती है। हमको बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब हमारे हृदय में ही है। यहाँ पर the pure light of consciousness is here, which I have experienced in my own life, and that is what started the whole understanding that I am the mandala of light, and my house is the mandala of light, this world is the mandala of light, this universe is the mandala of light, where everything is included. So that is how the creation of mandala of light started. It started with the truth of who I am, the reality and the truth of me and this world. कितने साल हो गए मैम मंडाला ऑफ लाइट्स की शुरुआत हुई? मंडाला ऑफ लाइट की शुरुआत हुए खाली 1 ही साल हुआ है। ओके ओके, तो किस तरीके के हीलिंग्स आप देते हैं मंडाला ऑफ लाइट्स में? किस तरीके के लोग आपसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपसे लेना चाहिए। आज मैं आपके सामने एकदम सच बोलूंगी और झूठ नहीं बोलूंगी। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है लोगों के लिए, लेकिन मैं सच बोलूंगी। मैं सब तरह की हीलिंग करती हूँ, लेकिन असली में मैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ सकती मेरी बात, तो मैं बोलती हूँ कि मैं एक्सेस बार्स कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी कर रही हूँ, मैं रिग्रेशन कर रही हूँ, मैं इनर चाइल्ड कर रही हूँ, मैं ड्राइंग टैरो कर रही हूँ। लेकिन उस मोमेंट पे मैं सरेंडर करती हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको आज मैं सरेंडर करती हूँ। जो भी मेरे मुंह से वर्ड्स निकलने होते हैं, जो भी एनर्जी हीलिंग उस वक्त जरूरत होती है, कभी कभी ड्राइंग टैरो करती हूँ, कभी एक्सेस बार्स कराती हूँ, और शायद बहुत सारे हीलर लोग मुझसे सहमत होंगे कि हमेशा हीलिंग उस मोमेंट में होती है। वी आर टोटली प्रेजेंट, वी सरेंडर, वी आस्क ऑलवेज अ क्वेश्चन, what energy and what contribution can I be for this person? Universe, you be the guide, you guide me. Let those words come through me, that energy flow through me, which is going to be a contribution to that person, where I don't have personal agendas to prove to that person how good or great I am as a healer, because there is nothing that is required to be healed. It is just allowing that person to have the pure, to be in the pure field of consciousness. So असली healing वो होती है। लेकिन लोगों को बुलाने के लिए मैं एक्सेस बार्स कराती हूँ। आई लव एक्सेस बार्स पर्सनली, बिकॉज 32 पॉइंट्स आपके हेड पे हैं, जिनको हम जेंटली टच करते हैं। दे कैन बी रिलेटेड टू योर सेक्सुअलिटी, पावर पॉइंट, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, about your body. So there are these various points जिनको जब हम टच करते हैं, they work miracles, and that is why I am saying it. टच करने से जो पोलर पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो हमने बचपन से इकट्ठे किए होते हैं, वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका माइंड बीच में आपको आके रोकता नहीं है
कि भाई मैं इसको छोड़ दूंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या रिलीज किया. Every single point of view that you release in an Access Bar session allows 350,000 people to release and let go of a similar point of view. Every Access Bar session that we do, there is a simultaneity of gifting and receiving. कि जो मेरे अंदर और आपके अंदर अभी भी कुछ कॉमन बचा है, पोलैरिटी, वो हम दोनों की ही रिलीज हो जाती है. और मेरे अनुभव में अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सेस बार्स पिछले 7-8 साल से करा रही हूँ, because the energies are changing now and shifting more and more towards purity and more consciousness. बस 2 सेशन में ही इंसान को टच करने से उसका माइंड काम हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, उसको याद नहीं रहता है कि वो परेशान क्यों था. बहुत सारे क्लाइंट्स का मैंने इंटरव्यू भी लिया है, वो बोलते हैं वी आर फीलिंग ब्लैंक, वी आर फीलिंग हैप्पी, वी डोंट नो व्हाई. इतना ही उन्हें समझ में आता है, इसके आगे उन्हें समझ नहीं आता कि हुआ क्या उनके साथ में. So with an Access Bar session, there is a possibility that your entire life can change. ओके. तो आपका ऑफलाइन आप सेशंस करते हैं, किस तरीके से करते हैं? लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप हैं उसका आप मैं कांटेक्ट ऑनलाइन भी डिटेल दे सेशंस सकते करती हैं? हूँ और ऑफलाइन भी सेशंस करती हूँ. एक्सेस बार्स को अगर करना है तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फिजिकली टच दोस पॉइंट्स. लेकिन ऑनलाइन भी एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट है जो कि हेल्प करती है हमें रिलीज करने में हमारी पोलैरिटी, एंड देन वी आर आल्सो चैनलिंग इनटू दोस डिवाइन एनर्जीज. तो ऑनलाइन भी सेशंस होते हैं, बट the physicality of it, which is touching of the access bars, will not be. Then I will use other modalities. मैं उनको ही अपने अंदर ले जाके उनको उनकी जो खुशी का स्रोत है वहां तक लेके जाती हूँ, ताकि उसके साथ में वो कनेक्ट हो सके. तो ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेस बार्स कैन नॉट बी डन ऑनलाइन. ऑनलाइन. जी, और कांटेक्ट यस, कैसे करें मैम, उसके बारे में थोड़ा yes, सा they बता will दीजिए. have to, they can follow me on Facebook, they can follow me on Insta, they can call me up on my phone number 9810818838 में वो मुझे फोन करें, मुझे DM कर दें अगर वो सोशल मीडिया पे हैं. जस्ट वन मैसेज. आपके एफबी पेज का और इंस्टाग्राम पेज का आईडी या नाम बता सकते हो आप? रूपाली बजाज, मेरे ROOPALI BAJAJ, बिकॉज इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि RU हो जाता है. तो रूपाली बजाज मेरा फेसबुक का नाम है, एंड रूपाली.बजाज है ऑन इंस्टा. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ओके, तो जैसे आपने कहा कि आप जो सेशंस देते हैं ये लाइफ चेंजिंग सेशंस होते हैं, तो आपकी लाइफ की जर्नी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वापस वहीं पे आते हैं. तो लाइफ ने आपको, मैं आपसे दो चीजें जानना चाहती हूँ कि लाइफ ने आपको द बेस्ट टीचिंग ऑफ योर लाइफ क्या है, कि लाइफ ने आपको क्या सिखाया है एक्चुअली. और दूसरी चीज कि सबसे बड़ा जो हम बोल सकते हैं लाइफ का रिग्रेट अगर आज तक है, तो वो क्या रहा है? अगर मैं सच बोलूं तो मुझे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है. क्यों रिग्रेट नहीं है? क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में रिग्रेट है तब तक आप प्योर बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बन सकते हैं. क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि आपके रिग्रेट के नीचे कुछ छुपा हुआ है जो आपने अपने आप से छुपा रखा है. तो जब तक आप ये एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने ये गलत किया, ये सही किया. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, और जो भी मुझे सुन रहा है मैं उसको ये अपने अनुभव से ये वाली बात सिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी. हर इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, हर इंसान अपनी एक तरह से एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही है. तो स्पिरिचुअल हीलर को ये भ्रम से बाहर निकलना पड़ता है टू कनेक्ट टू डिविनिटी, दैट आई एम स्पिरिचुअल एंड यू आर नॉट स्पिरिचुअल. एवरी पर्सन इज स्पिरिचुअल, बिकॉज हर जना अपनी तरीके से कुछ ना कुछ खोज रहा है अपनी लाइफ में. अगर वो काम में खुशी ढूंढ रहा है तो भी वो कुछ खोज रहा है, अगर वो शराब में खुशी ढूंढ रहा है तो भी वो कुछ खोज रहा है. हर जना अपनी अपनी लेवल पे है, कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई 12th क्लास में है, कोई पीएचडी कर चुका है. लेकिन हम अगर पीएचडी कर चुके हैं तो हम फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को ये नहीं बोलेंगे तो कितना बुद्धू है. तो वी मस्ट हैव that compassion for every person, that every person, however angry that person is,
ही इज हैविंग हिज पेन। ये एक बात मैं बोलना चाहूंगी। तो लुक एट एवरीबडी विद कंपैशन। सेकेंड बात है, ये लाइफ आपकी खुद की क्रिएटेड है। आज मुझे, आप मानोगे नहीं, अपनी लाइफ की एक एक चीज समझ में आती है कि मैंने क्रिएट कैसे की। You are the only person who is responsible for your life. If you are blaming other person for your life, then that is a way to distract and keep blaming somebody so that you can never change it in your own life. अपनी लाइफ के एक एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। नंबर 3, यू आर नेवर रॉन्ग। अब मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैंने कितने अनुभव किए, कितने डिसीजंस, गलत सही जो मर्जी आप उन्हें बोल सकते हैं, उनको सही और गलत जज करने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। उतनी ही मेरे पास कॉन्शियसनेस थी, उतनी ही अक्ल थी उस वक्त में, इतना ही अनुभव था। तो हर, अगर मैं अपने पास को देखूं तो मैं तो एक तरह से कह सकती हूँ कि मैंने तो हर मिनट गलती करती हूँ, क्योंकि मैं हर मिनट नई चीज सीखती हूँ। तो एवरी डे यू डाई टू योर ओन पास्ट एंड you give birth to your new you. So you don't look at your past with hatred. Every decision, every person should look at, wow, that was the best choice available. Wow, what can I choose now? So अगर, तभी प्रेम भाव अपने अंदर अपने लिए बढ़ सकता है। अगर हम अपने आप को हर मोमेंट में इस तरह से देखें कि यार इतना ही मालूम था मुझको, इससे ज्यादा नहीं मालूम था उस वक्त में, सो गिल्ट कैसे आएगी फिर? क्योंकि गिल्ट सबसे बड़ा ब्लॉक है टू बिकम अ प्योर एंड कॉन्शियस बीइंग। आई विश आई न्यू बेटर, आई विश इसने मुझे ऐसे नहीं किया होता, आई विश आई हैड मोर अवेयरनेस, या मैंने ये चॉइस नहीं की होती। उस वक्त में एक ही सवाल पूछिए, आपको इससे ज्यादा मालूम था? डिड यू डू योर बेस्ट? That's it. एक्चुअली So love yourself from that compassionate place. Then only you can have compassion for the world. एक्चुअली आपने बहुत सही बात कही है। एंड इन माय ओपिनियन मैं एक ऐड करना चाहती हूँ आपके ही कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट, कि मुझे लगता है लाइक हम जो कुछ भी प्लान करते हैं वो हमारे हिसाब से यहाँ पे सब कुछ नहीं चल रहा है। कोई और है एक पावर जो सब कुछ प्लान करती है, जिसके हिसाब से चलता है। हम अगर एक छोटी सी चीज भी प्लान करें, कहीं पे हमें ट्रेवल करने जाना है फॉर अ वीक, उसमें भी अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता। आपने प्लान किया है, नहीं मैं 12 बजे निकलूंगी और मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगी, आप पहुंच ही नहीं बिल्कुल, सकते हैं 2 बजे। बिल्कुल सही बोला आपने। Yes. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमने प्लान कर लिया और वो हो गया। कोई कुछ कुछ तो है इस यूनिवर्स में जो आपको चलाता है। तो आप 40% अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उतना ही करिए। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप कर लेंगे। बाकी चीजें खुद से चलती हैं और हमें उनके साथ चलना पड़ता है। जी मैम, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे कहना चाहिए ये आपको कि एक पावरफुल एक ओरा जो जिसको बोलते हैं वो आप में है, कि जो भी आपसे बात करेगा उसको आई थिंक ये फील होगा कि एक पावर जो होती है, एक पॉजिटिव पावर ओरा, वो आप में है, आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है वो, कि जो आपने लाइक जिसको आपने डिस्कवर करके या अपने अंदर के इनर पीस को आपने जो ढूंढ लिया है, वो आपके अंदर उसी चीज का ग्लो है जो शो करता है। लास्ट में आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि आप अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से वाइंड अप करने से पहले? जी मैम। पहली तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सोनिका जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और दे आर वेरी हार्टनिंग टू हियर सच जेंटल एंड काइंड लविंग वर्ड्स फ्रॉम यू। अगर मैं अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहूंगी तो मैं ये बोलूंगी कि हम सबसे पहले हर मोमेंट पे अपने आप से प्रेम करना अगर सीख लें तो हमारे आसपास सिर्फ प्रेम की ही तरंग उठ पड़ेगी। और हम अपने आप को प्रेम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि असली में कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही नाराज होते हैं, हमें अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमें गुस्सा यही आता है कि हम परफेक्ट क्यों नहीं हो सके। तो ये परफेक्शन सबसे बड़ी झूठ है इस दुनिया के अंदर, जिसके कारण, जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम हर वक्त, हमें बचपन से बोला चाहता है ये और अच्छा करो, उसको वैसे करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा मत करो, लेकिन हर वक्त अपना बेस्ट दो, हर सिचुएशन में अपना बेस्ट दो। अगर आप कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं, ट्रिप आपके हिसाब से नहीं होता, तो अपने आप पे गुस्सा नहीं हो कि आप परफेक्ट क्यों नहीं हो, क्योंकि आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते हो। सिर्फ आप अपने आप को हर पल पे प्रेम कर सकते हो और हर पल में ये बोल सकते हो, अच्छा अब ये हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अगर इतने प्रेम से अगर आप अपने आप को देखेंगे
तो आपको लाइफ में डर खत्म हो जाएगा कि अब मुझसे ये गलती हो जाएगी या अब ये छूट जाएगा। कुछ छूटता नहीं है, कुछ कहीं नहीं जाता है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आपका हो जाएगा आराम से। सो डोंट लुक फॉर परफेक्शन, लुक फॉर कंपैशन फॉर योरसेल्फ एंड बी इजी। ओके, व्हाट एल्स इज पॉसिबल हियर? हमेशा ये सवाल पूछें, अब क्या कर सकती हूँ, चलो वो तो हो गया, अब मेरी सपोज गाड़ी खराब हो गई है, अभी गाड़ी को कैसे ठीक करना है, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। अगर आप यूनिवर्स से बात करेंगे, यू विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, यूनिवर्स विल ऑलवेज गाइड यू। तो माइंड में मत जाए। अगर आप कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंसते हैं, उसी वक्त एक सवाल यूनिवर्स से करें, यूनिवर्स आई एम इन दिस सिचुएशन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गाइड मी, व्हाट इज पॉसिबल। अगर आप वंडर की एनर्जी से बात करेंगे, जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं, मम्मा कैन आई हैव टॉफी, कैन आई हैव दिस, ऐसे बात करेंगे प्रेम से, तो यूनिवर्स से आपको जवाब मिलेंगे। आप अपने आप से ही नहीं प्रेम करते, आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पे, आप ही का गुस्सा आपको अपने आप से अलग कर देता है। आप उस गुस्से को हटाएं, परफेक्शन को हटाएं, there you are the true you, and you will find it. It is very easy, it is not so complicated as we think. Thank you so much, ma'am, for this powerful message, and thank you so Thank much you, for Sonika ji, joining us. thank you so much. I hope I was a contribution. It was great, really wonderful to have this beautiful interview and conversation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. तो Thank you. इसके साथ ही आज रूपाली बजाज जी से विदा लेते हैं, और बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव मैं भी फील कर रही हूँ। आई थिंक आप भी फील करेंगे जब आप ये पूरा कन्वर्सेशन सुनेंगे और उनकी जर्नी को देखेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग वीमेन के साथ, एक और इंस्पायरिंग मैसेज के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।